अब शायद किसी और शहादत की जरूरत नहीं रही थी, कोई बहाम था तो इसके आईना होने में अब ऐसी देर नहीं थी। विठल को बहरहाल मुतमईन हो जाना चाहिए था कि इस सारे में अंधेरा बढ़ने की बजाय छटने का इशारा है। हरचरण की आमद और हीरों का जिक्र सब एक ही सिलसिले से पेवस्ता मालूम होता था। आने वाला हमारा चेहरा शनास होना चाहिए। मुमकिन है उसने नवाब हशमत और जहाँ ताप के महलात में हमें देखा हो, या वो इन जर खरीदों में से हो जो अबाजान की हवेली में शब खून मारने आए थे। वो कोई भी हो सकता था। अब यह नतीजा खस करना भी विठल के लिए मुश्किल ना होगा कि नवाब सरवत अपने किसी मोहतरम नवाब की शिरकत की बजाय सब कुछ अपने आप तक महदूद रखना चाहता है। वो भी तो एक जद्दी नवाब है। हर नवाब को अपने रुतबे और जाओ हशमत की फरावानी के लिए कोशिश करनी चाहिए। हरचरण की आमद से हमारी शिनाख्त मतलूब है तो उसके मानी ये निकलते हैं कि नवाब हमारे सिलसिले में अभी तक किसी कशमकश से दो चार। हमारे लिए भी इसके कोई मानी है कि जिस ताबीर के शराब में हमने माटी को 40 दिन की इज्जत भी नहीं दी, वो ख्वाब तो एक शराब ही है। विठल को हनूज नवाब की हम नवाई का जबर सहते रहना था। इसने कहा कि मुनासिब है नवाब की ख्वाहिश तो हरचरण को बुला लिया जाए। ज़रो जवाहरात की बाबत हम कोई राय नहीं दे सकते तो इनके नज़ारे से क्यों महरूम रहे। नवाब ने घड़ी देखी। दरबान हाथ बांधे दरवाजे की आड़ में खड़ा था। जाने नवाब के दिमाग में क्या समाई, उसने कोई नया हुक्म सादर नहीं किया। मेरे नेहा आने के जैसे दरीचे खुल गए। मुझे अपने आप से पशेमानी भी हुई। आने वाला हमारी तगोदो में आता तो नवाब उसे यूं ना जाने देता। कासा सर भी अजीब वहम गुमा की अफजाइश का है। शक खुदरू पौधे के मानित है, एक बार नमू पा जाए तो जा बेजा फैलता रहता है। नवाब के किसी अजीज़ के यहाँ वाकई कोई हादसा हो सकता है और नवाब के लिए तंगी वक़्त का मसला पैदा हो सकता है। हीरों का जिक्र भी इतफाकन होना मुमकिन है। नवाब सरवत एक नौजवान आदमी है। ये उम्र चारों तरफ देखने की है। हर नौजवान मेरी तरह नहीं होता। उसे शिकार से भी रगबत होती है, सैर व सियाहत से भी, ज़रो जवाहिर से भी और ज़ेब ज़ीनत से भी। नवाब लोगों के तो बतौर ख़ास यही मशागिल हो सकते हैं। उधर दरबान गया, उधर नवाब सरवत भी उठ गया। आइए हम आपको मेहमान खाने लिए चलते हैं, उसने शाइस्तगी से कहा। विठल ने कोई तवील पेश करना चाहा, मगर एक साथ के इकरार के बाद वह नवाब के पीछे पीछे चल पड़ा। बैरूनी दरवाजे से गुजर के हम बाहर के मुख्तसर बागीचे में आ गए और बाएं तरफ मुड़ गए। नवाब की अकामत दाएं तरफ थी। मेहमान खाना इमारत से मुल्हक भी था और इसे अलग भी किया जा सकता था। बाहर से आने का रास्ता भी अलग था। नवाब ने पहले से हदायत दी हुई थी। कशादा और रोशन नशिस्तगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। सब कुछ ताज़ा ताज़ा सा था। रंगो रोगन फर्नीचर, पर्दे, गालीचे, गुलदानों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। नशिस्तगाह के दोनों तरफ जाने वाली गलियों जैसे रास्ते में गालबन कमरे बने हुए थे। ये किसी नवाब ही का मेहमान खाना मालूम होता था। नवाब नशिस्तगाह अबूर करता हुआ सामने की गली या राहदरी में बढ़ गया और सजे सजाए कमरे में दाखिल हो गया। ये ख्वाबगाह थी। दुपट्टे कुर्ते और छोटी मोरी के पजामे में मलबूस बादामी रंगत तीखे नक्शो निगार की एक नाजुक अंदाम नौजवान लड़की खिड़कियों के पर्दे दुरुस्त कर रही थी। हमारी आमद पर उसने अपना काम रोक दिया, झुककर नवाब को आदाब किया और सिमटी सिमटाई कमरे से निकल गई। कमरे में तकरीबन हर चीज़ का एहतमाम था। बिलोरी, जग और गिलास, फ्लास्क, फल, शीशे की रैक में रखी हुई चंद किताबें और रिसाले और जाने क्या क्या। विठल वहाँ नहीं ठहरा और नवाब के साथ नशिस्तगाह में आके सोफे पर बैठ गया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाजिमा को आवाज़ देने की जहमत होगी, वो यहीं कहीं मौजूद रहेगी। नवाब ने खुश एतबारी से कहा, तकल्लुफ़ न कीजिएगा, ये हमारी दरख्वास्त है। वैसे मुलाजिमा भी आपसे मालूम करती रहेगी, उसका नाम परी बानो है। इधर तो परियां ही हो सकती हैं। नवाब मुस्कुरा दी और कहने लगा, उसे इजाज़त दी जाए, वो अंदर जाके वालदा को देखता है। अब हमसे इसकी मुलाकात वापसी पर होगी। विठल ने खुदा हाफिज़ कहने से पहले उससे किसी मर्द मुलाजिम के लिए पूछा और कहा कि बागे आमा यहाँ से बहुत नज़दीक है, हो सकता है हम कुछ देर के लिए वहाँ जाने का इरादा कर लें। किसी मुलाजिम की राहबरी मिल जाए तो आसानी हो जाएगी। नवाब जैसे शशो पंज में पड़ गया। उसने मशवरा दिया कि धूप तेज़ हुआ चाहती है, ऐसे में बागे आमा की सैर का क्या लुत्फ़ आएगा, धूप ही तो छाँव का नशा होता है। विठल ने हुज्जत की और कहा कि आराम के वक्त ही आराम अच्छा है। बिस्तर पे करवटें बदलने से बेहतर है कि ये वक्त किसी मुसरफ में लाया जाए। मुसाफिर तो यूँ भी नई जगह को हर तरह लूट लेना चाहते हैं। कोई मुलाजिम हमरा हो तो क्या खूब है, वरना कुछ ऐसी दूरी भी नहीं कि हम अकेले ना पहुँच सकें। विठल ने कुछ ऐसे ख़त्मी और मुतालबा अमेज़ अंदाज में ये ख्वाहिश की थी कि नवाब को खामोश हो जाना पड़ा। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतगारों की कमी नहीं है। मैं अकबर नामी मुलाजिम को हदायत कर देता हूँ, जिस वक्त बाहर निकलने का इरादा हो परी बानो से कह के अकबर को तलब किया जा सकता है। नवाब के जाने के बाद विठल सोफे पर निमदराज हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं भी अपने आप में धंसा इसके बाजू में चुपचाप बैठा रहा। मेरे दिमाग में फिर भिनभिनाहट होने लगी थी, वही हबस और शोर सा, आदमी को पागल कर देने वाला सुकूत। देर हो गई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने झिझकते हुए विठल को छेड़ा, क्या सोच रहे हो? उसने चौंक कर आंखें खोल दी और तनी हुई पलकों से मुझे घूरते हुए बोला, तुझसे ज्यादा नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसके होंठ फैल गए। वो उचटती आवाज में बोला, अब ज्यादा देर नहीं लगने की रे, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। वापस चलने को बोलता है।
ये मतलब नहीं है, मैंने तुर्शी से कहा। ठिकाने से रख रे, ये चितपट तो चलता रहता है। लगता है अपने साथ आखिर तक यही आंख मिचोली रहेगी। मैंने तुमसे इसलिए मना किया था। उसका चेहरा कशीदा हो गया। लौट जाए रे फिर, अब क्या है, ये तो पहले सोचने की बात थी। सोच ही के चले थे सजना, वो जहर हंस से बोला। कभी तो कैसा कटखन्ना मरखन्ना हो जाता है। साफ क्यों नहीं बोलते? कुत्ता कहो, बैल कहो, सांड, मेरी हालत इनसे मुख्तलिफ भी क्या है? गुस्सा आने की बजाय उसे हंसी आ गई। और भी बहुत बेपले होते हैं, अपने को खूंटे से बंधा रख पट्टा डाल के। मुझे भी कुछ बताओ, तुमने क्या अंदाजा किया है? बोला ना रे, तुझसे ज्यादा नहीं। वो कोसा गया, फिर कहने लगा, ध्यान रखना, आध पवन घंटे में उठना है। कहाँ जाना है? उधर ही बाग की तरफ। झुमरू और जोरा कहाँ है? ठीक से ही होंगे हराम के। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। उसने सर उठाया तो मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा, ये जो मुलाजिमा परी बानो है, तुम कहो तो इसे कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करें। उसने मुंह बना लिया। कैसी बातें करता है रे, कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक से बैठा रहा, उसने मुझे झड़क दिया। इतनी देर में दरवाजे पर आहट हुई और दूसरे लम्हे दस्तक। विठल की इजाजत पर चोर चोर सी बनी परी बानो अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने सलाम किया। सरकार के लिए चाय लाई जाए? उसकी जुबान नहायत शुस्ता और धीमी होने के बावजूद आवाज में चूड़ियों की सी खनक थी। विठल उसे देखता रहा। वो पलके चिपकाए जवाब के लिए मुंतजर खड़ी थी। इस वक्त नवाब के साथ ख्वाबगाह में दूर से बस इसकी एक झलक नजर आई थी। अब सामने आने पर अंदाजा हुआ कि वो कैसी किस्मत गजीदा थी। इन दरोबाम में तो इसकी कोई और हैसियत होनी चाहिए थी। परिवानों का चेहरा गुलनार हो रहा था, कुछ दुपट्टे की वजह से भी। गुलाबी दुपट्टे में गंदमी रंगत इस तरह खिलती है। जरा करीब तो आ रही। विठल ने उसे मुखातिब किया। वो सहम गई और आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम आगे आके ठहर गई। कब से इधर ही है रानी? उसने थिरकते होंठों से बमुश्किल कहा, 4 महीने से। विठल ने जेब टटोलकर 100 रुपए का नोट निकाला और इसके हवाले करना चाहा। वो अपनी जगह साकित खड़ी रही। रख ले बिटिया, अपने को ये खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। उसका सर झुक गया। नहीं सरकार, उसने बीची हुई आवाज में कहा। वो आगे नहीं आई। किसी और जंगल की हरनी है, विठल बुदबुदाते हुए बोला और परी बानो से पूछने लगा, किधर से आए हैं अम्मा बाबा? परी बानो जैसी किसी मुश्किल में गिरफ्तार थी। उसके रुखसारों पर एक रंग जाता था, एक आता था। उसने जेरे लबी से कहा, रियासत रामपुर से। राम प्रिया पठानी है। परी बानो के सरापा में एक तमूज सा उठा। विठल ने नोट उसके सुपुर्द करने के लिए फिर हाथ बढ़ाया। बंदी माफी चाहती है। परी बानो की आवाज़ घुटी हुई थी। लगता था इतना कहने के लिए उसे अपने सारे बदन की तवानाई सरफ करना पड़ी है। क्यों री? नवाब साहब को पता नहीं होगा? ऐसे नहीं हैं हम लोग। इतनी अच्छी बिटिया हो के मना बोलती है। विठल सोफे से उठ के उसके करीब पहुंच गया। उसने उसके सर पर हाथ रखा, उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा उठाया और पेशानी को बोसा दिया और उसके हाथ में नोट थमा के मुट्ठी बंद कर दी। मान रख ले अपना, तुझको कुछ बोला है री? विठल ने बोझल आवाज में कहा। और इससे पहले कि परिबानों की हालत गैर होती, विठल ने उसे चाय लाने को कहा। परिबानों को जैसे रिहाई मिल गई, वो छलावे की तरह कमरे से निकल गई। गोया विठल ने परिबानों से कुछ मालूम करने की मेरी तजवीज़ मान ली थी और ये इब्तदा थी। इब्तदा में इतना ही मुनासिब था। परिबानों ने बताया था कि वो नई नई आई है। मुमकिन है इसने कोरा को देखा हो, कुछ और नहीं तो वो इतना तो बता सकती है कि कोरा का क्या हाल था, कैसी लगती थी वो। मुनीर अली की बेटी जहरा ने जिसलेमर में मौलवी साहब के क्याम के दौरान में मुझे इसकी बाबत कुछ बताया था। उसने कहा था कि कोरा के चेहरे पर तो हर वक्त कोई खटासी छाई रहती थी और इसकी गजाली आंखें हर वक्त चमकती रहती थी। जहरा नहीं जानती थी कि वो आसरे की तबिंदगी थी। उम्मीद तो दिए में तेल की मानित है, तेल हो तो दिया जलता रहता है। इस बात को अरसा गुजर गया। कोरा में ज़रूर तब्दीलियाँ आई होंगी, मगर एक तब्दीली यकीनन आई होगी और वो ये कि उसने अपनी उम्मीद तरक नहीं की होगी। वो तो अब भी इसकी आंखों में फ़रोज़ा होगी। यही एतबार तो मुझे कायम रखे हुए है। हो सकता है उसे इसी मेहमान खाने में ठहराया गया हो। परिबानों ने इसे देखा तो फरामोश नहीं कर सकती। कोई भी उसे एक बार देख के इसका नक्श नहीं मिटा सकता। मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि परिबानों ऐसी सख्त और तंगदिल लड़की साबित नहीं होगी। वो बज़ाहिर एक सादा और मासूम लड़की लगती थी। विठल का सलूक भी उसकी नज़रों में हमें मोतबर करार देने के लिए बहुत था। इतना तो उसे भरोसा हो गया होगा कि हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। हमारा मकसद महज किसी की हैरियत दरियाफ्त करना है। इसमें नवाब के लिए ज़रर का कोई पहलू नहीं। परिबानो थोड़ी देर में चाय लेकर आ गई। चाय के साथ तश्तरियों में अंग्रेजी बिस्किट भी रखे हुए थे। तू ही बना दे, विठल ने भारी आवाज़ में कहा। मेज़ के इस पार कालीन पर परिबानो घुटनों के बल बैठ गई। बुरका की तरह उसने दुपट्टा चेहरे के इर्द गिर्द ढांप बल्कि लपेट रखा था। उसने धीमी आवाज़ में दूध और चीनी की मिकदार के बारे में पूछा। उसकी उंगलियों में पहली सी लर्जिश नहीं थी। चाय बना के उसने प्यालियाँ हमारे आगे रख दी। यही मौका था कि विठल सिलसिला जुम्बानी करता। उसने प्याली होंठों से लगा ली और चुस्की लेते हुए बोला, सारी चीज़ें ऐसे ही स्वाद की बनाती है री। परिबानो देर में समझी और इसके रुखसार शफकजार हो गए। वो बस चंद लम्हे ठहरी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने बेचैनी से विठल को देखा। परिबानो अभी दरवाजे से बाहर नहीं गई थी कि विठल ने उसे पुकारा।
वो सटपटाते हुए मुड़ी तो विठल ने उसे अकबर नामी मुलाजिम को भेजने की हिदायत की। मैंने विठल को याद दिलाना चाहा मगर परिबानो तेजी से कमरे से निकल गई। मैं विठल से क्या कहता। साफ जाहिर था कि इसका परिबानो से मौलवी साहब के सिलसिले में बात करने का कोई इरादा नहीं था। परिबानो के जाने के फौरन बाद नवाब का मुलाजिम अकबर हाजिर हो गया। वो शेरवानी में मलबूस फरबही माइल स्याह रंगत का एक खुशवार उधेड़ उम्र शख्स था। यकीनन नवाब का खास मुलाजिम होगा। चाय खत्म करके विठल उठ गया। अकबर ने विठल को बताया कि नवाब जा चुका है। मोटर भी कॉरिडोर में नहीं थी। विठल की रफ्तार निहायत सुस्त थी। अकामती इलाके की गली से हम बड़ी सड़क पर आ गए। चलते चलते न जाने विठल को क्या हुआ, कपड़े की एक दुकान पर रुक के वो शीशे की अलमारी में सजी हुई साड़ियाँ देखने लगा। उसने साड़ी की कीमत पूछी। दुकानदार ने उससे अंदर आने की दरख्वास्त की, लेकिन विठल ने तवज्जो नहीं दी और साड़ी की कीमत मालूम करके आगे बढ़ गया। दुकान से हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने से जुमरू को आता देख के मेरे पाँव ठुठक गए। वो हरामा हरामा हमारी ही जानब बढ़ रहा था। बर वक्त मुझे अकबर का ख्याल आ गया और मैं विठल को कोहनी मारते मारते रह गया। जुमरू ने भी हमें देख लिया था, लेकिन दूसरे राहगीरों की तरह वो भी बेनियाजाना हमारे सामने से गुजर गया। चंद कदम बाद ही विठल ने अकबर से पान की दुकान की बाबत पूछा। दुकान कुछ पीछे रह गई थी। अकबर को कहना चाहिए था कि विठल को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ले आता है। उसने यही न्याजमंदी की। विठल ने इसके कंधे पर हाथ रख के उसे इस तकल्लुफ़ से बाज रखा और पलटकर खुद दुकान की तरफ चला गया। विठल ने मुझे कोई इशारा नहीं किया था मगर मैं समझ गया। अकबर ने भी आरज़ुए एहलाक विठल के पीछे जाने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। मुझे रुका हुआ देख के वो मुतज़्ज़ब हुआ। मुझे उसे मसरूफ़ रखना था। कोई और बात मेरे जहन में नहीं आई तो मैंने अकबर से इसके बारे में मालूम किया। आदमी अपने जिक्र में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। ताहम जवाब देते हुए इसकी निगाहें दुकान की जानिब मंडलाती रहीं जहाँ हम खड़े थे। वहाँ से दुकान खूब नजर आती थी। जुमरू भी वहाँ ठहरा हुआ कुछ खरीद रहा था। विठल ने भी दुकान पे पहुँच के बज़ाहिर दुकानदार से सरोकार रखा। पान बनवाने और बीड़ी खरीदने का दुरानिया जुमरू से कुछ कहने के लिए काफ़ी था। फिर जुमरू दुकान पर ही ठहरा रहा और विठल वापस आ गया। अकबर को किसी किस्म की बदगुमानी नहीं हुई होगी। बागे आमा करीब ही था। इस वक्त खासा हजूम था। किसी स्कूल के लड़के और लड़कियां सारा बाग सर पर उठाए हुए थे। अकबर हमें मुख्तलिफ गोशों में ले गया और बाग में बनी हुई एक मस्जिद के बारे में बताया कि यहाँ हजूर निज़ाम अपने फर्जंदों और सल्तनत अम्मायत के साथ जुम्मा पढ़ने आते हैं। बाग की सैर तो उज़रे लंग था। विठल को किसी तौर नवाब की हवेली से निकल के जुमरू से बात करनी थी और यह मकसद पूरा हो चुका था। फिर भी विठल ने एक सुनसान कंज में वक्त गुजारा। हवेली वापस आते आते दोपहर हो गई। वापसी के रास्ते में जुमरू और जोरा में से कोई दिखाई नहीं दिया। ना विठल को किसी दुकान पर जाने का शौक हुआ। नवाब अभी तक वापस नहीं आया था। हमसे पूछे बगैर परिबानो उसके साथ एक और मुलाजिमा ने मेहमान खाने में वाक़या खाने के कमरे में खाना लगा दिया था। मैं मना कर देता, लेकिन विठल उठ गया था और इसके तनहा दस्तरखान पर बैठने की कोई तुक नहीं थी। दौलतमंदों के यहाँ अमूमन खाना खाया कम सजाया ज़्यादा जाता है। यहाँ से वहाँ तक मुनक्कश जरनिगार बर्तन आरास्ता थे। ऐसे नफीस और नाजुक के एक बार तो खाने के साथ कांच और चीनी के बर्तन भी जुज़्वे लुक़मा बना लेने को जी चाहे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि इस कदर खाना आदमी को चिढ़ाने के लिए सामने रखा जाता है। कोई तनासुब तो हो आखिर। परिबानो उसके साथ एक पुख्ता कार मुलाजिम एहतमाम में सरगिर्दा थी कि कहीं मेहमानों की जबीन पर शिकन ना आ जाए। दूसरी मुलाजिमा मौजूद ना होती तो शायद विठल परिबानो से कुछ दरियाफ्त करने की सही करता, मगर वो तो बस खामोशी से खाने की रस्म अदा करता रहा या खाना पूरी करता रहा। तरह तरह के खाने थे। शहरीनी भी कई किस्म की थी। जायका आजमाने के लिए हर खाने से एक लुक़मा लिया जाता तो शक्म सेरी हो जाती। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया था कि गुज़िश्ता रात के ख्वान की तकरार ना हो। विठल को भी भूख नहीं थी, लिहाजा मेरे हाथ उठाने पर इसने भी हाथ खींच लिया। दस्तरखान से हमारे जल्द उठ जाने से परिबानो कुछ अफसुर्दा हो गई थी। उसने जुर्रत करके विठल को बाबा सरकार के लक़ब से मुखातिब किया। कुछ और खाने की दरख्वास्त भी की। बस री, विठल ने कसलमंदी से कहा, इतने पर तो भूख वैसे ही उलट जाती है। कवा पी के विठल ख्वाबगाह में बिस्तर पर दराज हो गया। मैं नशिस्तगाह में चला आया। अभी सिर्फ 2:30 बजे थे। नवाब ने शाम तक आने को कहा था। उसे देर भी लग सकती थी। अंधेरा हो गया तो जाना मुश्किल हो जाएगा, मगर हम कर भी क्या सकते थे। ऐसी सूरत में कोई भी क्या कर सकता था। मैं कुछ देर नशिस्तगाह में बैठा दीवारें तकता रहा। फिर जाने क्यों मुझे मेहमान आने का एक जायज़ा लेने का ख्याल आया और मैंने एक एक कमरे में झांक के देखा। फिर एक कमरे में दाखिल हो गया। मेरा क्या सही था। कमरे की खिड़की का पर्दा खिसकाने पर ज़नान खाने की इमारत सामने थी, मगर मेहराबों के दरमियान खिंची हुई चिलमनों के पार देखना मुमकिन ही ना था। मैं लौट आया। मेरा दिल जैसे उड़ा जा रहा था। किसी जगह पल दो पल के लिए भी जी नहीं टिकता था। परिबानो एक बार मुझे खाने के कमरे से निकलती हुई नजर आई। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा एतमाद था। वो शर्माती मुस्कुराती हुई मेरे आगे से गुजरी। उसके तेवर से यहाँ था कि मेरे किसी सवाल के जवाब में उसका रवैया शगुफ्ता ही रहेगा। मेरी किसी ख्वाहिश के लिए वो सरापा तामील है। मैंने इससे बात नहीं की, इस ख्याल से कि विठल मुनासिब समझता तो जरा भी तामुल न करता। घड़ी ने 4:30 बजाए थे कि चाय का तश्त हाथ में उठाए
परी बानो दरवाजे पर नमूदार हुई और उसने लपकती छपकती आवाज में बताया कि नवाब वापस आ गया है और उसने पैगाम दिया है कि चाय पीकर हम नशिस्तगाह में आ जाएं। इतनी देर में वो भी तैयार होकर वहां पहुंचता है। मैं उछल के उठ खड़ा हुआ। परी बानो की पूरी बात मैंने विठल के पास ख्वाबगाह में जाते हुए सुनी। विठल जाग रहा था। वो भी फौरन बिस्तर से उठ गया। मुंह हाथ धोने में उसने कुछ वक्त सरफ किया। परी बानो चाय बनाने के लिए मौजूद थी। मैंने उसे वापस कर दिया और विठल के लिए चाय बनाई। विठल की हुज्जत की वजह से मैंने अपने लिए भी एक प्याली बना ली और चंद घूंटों में ख़त्म कर ली। विठल की आहिस्ता नोशी से मुझे वहशत होने लगी थी। किसी न किसी तरह इसकी प्याली भी तमाम हुई। वो बस शोखिया पान खाता था, इसलिए हासदान की तरफ इसका हाथ बढ़ता हुआ देखकर मेरे जी में आई कि उसे रोक दूं। ये वक्त शौक करने का नहीं। उसने गिलोरी मुंह में रखी, कपड़ों की शिकनें दुरुस्त की और वास्कट के बटन बंद किए। तब कहीं सोफे से उठा। चल बालम, उसने सदा बुलंद की और मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया। नशिस्तगाह की घड़ी में 5 बजने वाले थे, ताहम दिन अभी खूब रोशन था। अकबर ने हमारी पजीराई की। उसने बताया कि नवाब कब का तैयार है, हमारा मुंतजर है। मैं इसलिए जल्दी कर रहा था। नवाब को किसी भी लम्हे आ जाना था, मगर 10 मिनट गुजर गए तो अकबर भी मुतफिक्र हुआ और हमसे इजाज़त लेके बाहर चला गया। फिर वो फ़ौरन ही वापस आ गया और उसने नवाब की तरफ से माजरत चाही कि जागीर से कारिंदा आ गया है, उसे ज़रूरी हदायत देकर नवाब आया ही चाहता है। ऐन वक्त पर ज़मीनों से किसी कारिंदे की आमद का क्या मतलब हो सकता है? नवाब ने हमसे यही कहा था कि मौलवी साहब इस की ज़मीनों वाले मकान में ठहरे हुए हैं। हमें नशिस्तगाह में पूरा आधा घंटा गुजर गया, लेकिन नवाब अंदर नहीं आया। मेरा सर फटा जा रहा था। दिन की रोशनी लम्हा ब लम्हा डूब रही थी। कुछ और देर होगी तो नवाब अंधेरे का उज़र करके सफ़र मुलतवी कर सकता है। अब बहुत हो गया। विठल को अब अपने तौर पर बात करनी चाहिए। 6 बजने में 10 मिनट थे कि अंदरूनी दरवाजे पर आहट हुई। नवाब ही था। वह शर्मिंदगी का इजहार करते हुए तेज़ी से अंदर आया। मेरी सांसें रुकने लगी। सुरमई शेरवानी में मलबूस कहीं जाके वो पूरी तरह तैयार मालूम होता था। उसने हमसे रस्मन चाय के लिए पूछा। विठल की यकीन दहानी पर कि हम मेहमान आने से सैर होके आए हैं, नवाब ने रवानगी का ऐलान कर दिया। कॉरिडोर में मोटर की डिक्की खुली हुई थी। ड्राइवर जेन के कई थैले अंदर रख चुका था। बैत की 2 बास्कटें, लोटा, एक चरमी बक्स, 2 बड़े फ्लास्क और उसने हमारे सामने रखे। सबसे ऊपर 2 नाली बंदूक। पूरी तैयारी है साहब? विठल ने जैसे तरा दी। हाँ जनाब, नवाब उचकती आवाज़ में बोला। असबाब सफ़र बेशक तवालत सफ़र से ज़्यादा है। अबू मरहूम फरमाते थे, सफ़र चाहे कैसा हो, तवील या मुतसर, ज़्यादा राह में मज़ीद 2-4 चीज़ें साथ रख ली जाएँ तो इनका बार सुदमत होता है। और फिर ये तो मोटर है, इसमें अभी और गुंजाइश है। यकीन करें, अम्मी किबला तो कुछ और चीज़ें भी साथ कर रही थी, हमने रहने दी। हम मोटर में बैठ के पिछली नशिस्त पर नवाब और विठल बैठे। मैं ड्राइवर के बराबर वाली जगह पर बैठ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरा तो सारा जिस्म सुन्न हो गया था। मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि कब मोटर दरवाजे से निकली और बड़ी सड़क पर आई। मेरी आंखें इस वक्त खुली जब मोटर पेट्रोल भरने के लिए पंप पर खड़ी थी। धूप इमारतों से चली गई थी। बहरहाल अब शायद कोई दीवार हायल नहीं रही थी। रास्ते के पत्थरों के सिवा ड्राइवर ने हवा, पानी, पेट्रोल वगैरह के इंतज़ाम और मायने में खासा वक्त लगा दिया। रोशनी और ढुलक गई। देर तक मोटर शहर के अंदर चलती रही। शीशे खुले हुए थे। सड़कों के शोर से बच बचा के विठल और नवाब की कोई बात मेरी कानों में पड़ जाती थी। नवाब विठल को नजर आने वाली इमारतों और रास्तों के बारे में कुछ बता रहा था। उसके लहजे में किसी किस्म का तकद्दुर नहीं था। मुझे बार बार ये ख्याल आता कि नवाब कहीं अपना इरादा मुलतवी न कर दे और हमारे बारे में अपनी राय न बदल दे। इसके लगे बदे मशागिल हैं। हमारी हलाल अंदाजी और हमारी वजह से ये जहमत उसे किसी भी वक्त हमसे बेजार कर सकती है। ये तो फड्डे में पाँव उड़ाने के मुतरादिफ था। हालांकि उसी ने खत लिख के हमें तलब किया था, मगर नवाबों के अपने मिजाज होते हैं। मैंने उनके लिए जितना कुछ सुना था उतना आंखों से भी देखा था। वो कैसे नाजुक मिजाज होते हैं। तुम्हारी संगदिली का नहीं जवाब कि तुम बड़े हुए हो नजाकत में अवगीनों से। नवाबों का पारा जरा जरा सी बात पर बेकरार हो जाता है। नवाब सरबत पुराने शनासाओं की तरह हम दूर उफ्तादगान की मेज़बानी कर रहा था। विठल से इसका अंदाज़े तहातुब, इज़्ज़त और एहतराम का था, जबकि हमने खुद भी जता दिया था कि उससे भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी पहलू से इसके हम पेशा व हमसर नहीं हैं और हम में नवाबों की कोई आदत, कोई खूबू नहीं। शहर के गुंजान इलाके से निकलकर मोटर कम आबाद रास्तों पर आ गई। रफ्ता रफ्ता पुख्ता इमारतों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। मोटर की रफ्तार मुतवाजन थी, ना ज़्यादा तेज़ और ना सुस्त। उफ़क़ की लाली कब की मिट चुकी थी और फिज़ा में जैसे सुरमा घोल दिया था। मोटर कुछ और आगे पहुंची तो झटके लेने लगी। नवाब उलझ गया। क्या मसला है? उसने नाराज़गी से पूछा। ड्राइवर ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन मोटर के झटके कम ना हुए। उसने मोटर सड़क के किनारे कर ली और इंजन बंद करके उतर गया। जगह बहुत सुनसान थी। दूर छोटे छोटे टीलों का सिलसिला नजर आ रहा था। आसपास कहीं आबादी के आसार न थे। अंधेरा भी गहरा नहीं हुआ था। ड्राइवर बोनट खोल के मुख्तलिफ पुर्जे और आलात हिलाता जुलाता रहा। हम तीनों मोटर में बैठे रहे। मैंने चाहा कि उतर कर ड्राइवर की मदद करूं, मगर मुझे मोटर के बारे में इतना मालूम नहीं था। दूसरे में ये सोच के रह गया कि कोई ज़्यादा खराबी होगी तो नवाब खुद पहल कर देगा। ड्राइवर ने प्लग साफ की और किसी नलकी में फूके मारी। हवा भरी
हवा खींची, फिर इसने बोनट बंद कर दिया और अंदर बैठ के चाबी घुमाई तो मोटर चल पड़ी। क्या बात थी? नवाब ने दृष्टि से पूछा। तेल में कचरा लगता है सरकार, ड्राइवर ने मुदबाना जवाब दिया। फिर कपड़े बगैर तेल भरवा दिया ना तुमने। निको सरकार, कपड़ा रखा था। फिर क्या है? नवाब बरहम हो गया। वो विठल से बोला कि मोटर की कोई खराबी उसे सख्त नागवार गुजरती है। वो अच्छी हालत में मोटर रखने की कोशिश करता है और ज़रा पुरानी होने पर बदल देता है। उसने ड्राइवर को सजनिश की कि यकीनन इसकी कोई कोताही से यह नक्स पैदा हुआ है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। एक अच्छे महकूम की यही वजह होनी चाहिए। मैंने और विठल ने नवाब को नहीं बताया कि गुज़िश्ता रात भी 4 कमान के इलाके में हमें पहुंचाने के बाद मोटर में गड़बड़ हो गई थी और ड्राइवर जाने कब तक उलझा रहा था। मोटर की रफ्तार कुछ हल्की हो गई थी, लेकिन फिर कोई खराबी नहीं हुई। हवा में सर्दी की आमेज़ थी। मैंने अपनी तरफ का शीशा चढ़ा लिया। मेरे कान पिछली नशिस्त पर लगे हुए थे। मुझे तवक्को थी कि अगर अब तक मुनासिब ना था तो अब ज़रूर नवाब मौलवी साहब के यहाँ जाते हुए इनके बारे में कोई बात छेड़ेगा। पहली मर्तबा जब मैं और पीरू इसके पास गए थे तो मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। नवाब ने बताया था कि वो 1.5-2 महीने पहले मुलाकात के लिए आए थे और जल्द दोबारा आने का वादा करके गए थे। वो उन्हें अपने वालिद मरहूम के एक मोअज़्ज़ज़ शनासा की हैसियत से जानता था और उसने मौलवी साहब के बारे में अपनी बेकली के लिए कोई तो माकूल तावील पेश करनी थी। उसने मौलवी साहब का भांजा बताया और कहा था कि अरसा गुजर गया, मौलवी साहब घर से नाराज़ होकर ऐसे गए कि कोई खैर खबर ही ना मिली। 8-9 साल पहले मेरी माँ ने मौलवी साहब की जायदाद हथिया ली थी। अब मैं इनके करीब तरीन रिश्तेदार अपनी माँ की ज्यादती की माफ़ी चाहने और मौलवी साहब की अमानत इन्हें लौटाने के लिए मुज़रिब हूँ। नवाब ने ये रुदात सुन के हमदर्दी के बावजूद अच्छी जरा की थी। पीरू ने उसे किसी तरह मुतमईन कर दिया था और दरख्वास्त की थी कि अपने इरादे के मुताबिक मौलवी साहब नवाब के यहाँ आ जाए तो उनसे हमारा कोई तज़किरा करने की बजाय हमें ख़त के ज़रिए मुतला कर दे। हम खुद उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे और बरसों की रंजिश दूर होने की शक्ल निकल आएगी। नवाब ने हामी भर ली थी, लेकिन वो अपनी बात पर कायम न रह सका। हमारे आने के चौथे 5वें दिन बाद ही मौलवी साहब इसकी हवेली पहुंच गए थे। उनके साथ कोरा भी थी और अब के वो हैदराबाद में मुस्तकिल क़याम के अज़म से आए थे और नवाब के तवस्सुत से सर छुपाने के लिए बिसात भर किसी मकान की तलाश में थे। नवाब की हवेली के किसी हिस्से में रहने की पेशकश उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। नवाब के बकौल वो इस वक्त खत लिख के मुझे बम्बई से बुला सकता था और अचानक मौलवी साहब के सामने पेश कर सकता था, मगर उसे मौलवी साहब की नाराज़गी का खदशा हुआ। इस बदगुमानी ने उसके दिल में जगह बना ली थी कि हमारी दास्तान में कोई पहलू अधूरा ना हो। मौलवी साहब अगर किसी से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते तो वह दरमियान में पड़ने वाला कौन है? बेहतर था कि किसी मौका पर कना या तनवन से मेरा जिक्र करके देखे। उसे यह भी एहसास था कि मौलवी साहब की गैरत और खुददारी आड़े आती रहेगी। वो कभी खुल के उसे अपना हाल बयान नहीं करेंगे। उनकी माली उलझनों के तदारुक की एक सूरत ये भी थी कि उनकी जायदाद उन्हें वापस मिल जाए। शायद इसी तरह जख्मों का कुछ अंदोमाल हो सके। मौलवी साहब को हवेली में ठहरे हुए चौथा दिन था। एक शाम नवाब को मौका मिल गया। मौलवी साहब किसी हद तक मुजतमा दिखाई देते थे कि नवाब ने झिझकते हुए मेरा नाम लिया। नवाब के कहने के मुताबिक मेरा जिक्र सुन के मैं इनकी जस्तजू में नवाब के यहाँ आया हूँ। मौलवी साहब सन्नाटे में आ गए थे। नवाब का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ मेरे जहन में नकश था। उसने बताया कि मौलवी साहब की इस वक्त की कैफियत बयान करना उसके लिए मुश्किल है। उन पर तो जमू तारी हो गया था। नवाब के दोबारा टूकने पर के आखिर वो खामोश क्यों है? मौलवी साहब ने कोई जवाब देने की बजाय नवाब से पूछा था कि वो मुझसे कैसे वाकिफ़ है। नवाब ने सारी रुदात बेकमो कास्त दोहरा दी थी और बताया था कि इतफाक़ की बात है कि मुरादाबाद शहर में मेरी और मौलवी साहब की मुलाकात ना हो सकी। मुरादाबाद से इनके जाने के चंद ही दिन बाद मैं वहाँ पहुँचा था। बड़ी तगोदो के बाद मुरादाबाद के मुसाफिर खाने के रोज़नामचे से मुझे मौलवी साहब का पता मालूम हुआ। मौलवी साहब के तजस्सुस पर कि हम किस कुमाश के लोग हैं नवाब ने उन्हें हमारी तरफ से मुतमईन किया था और उनके बाकौल उसने हमारी तारीफ़ ही की थी। मौलवी साहब ने उससे पूछा था कि क्या वो लोग दोबारा आने का कह गए हैं। नवाब ने उन्हें बताया था कि अब तक तो हम बम्बई वापस चले गए होंगे, क्योंकि अब अरसे से मेरा क़याम बम्बई में है। मेरे साथ आने वाला शख्स तो ख़ास बम्बई का रहने वाला मालूम होता था। नवाब ने मौलवी साहब से कहा था कि हमारा पता उसके पास महफूज है और हम इल्तमास करके गए हैं कि मौलवी साहब हैदराबाद आ जाएं तो अज़राए नवाजिश हमें मुतला कर दिया जाए। मौलवी साहब मबहूत बैठे रहे थे। उनके मानी खैर सकूत ने नवाब को नदीदा भी किया था, मुस्तरब भी। उसने जसारत की और मौलवी साहब से हमारे बारे में पूछा कि हम कौन लोग हैं और क्या वाकई हमसे तजदीद ताल्लुक़ मौलवी साहब को गवारा नहीं। नवाब ने इनसे हमारी सिफारिश भी की थी कि ख़ता इंसान ही से होती है, मुआफ़ी के लिए दिल खुला रखना चाहिए। नवाब के पिंदो नसाए के जवाब में मौलवी साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि हमारा पता उन्हें दे दिया जाए, मुनासिब हुआ तो किसी वक्त हमसे रब्ता कर लिया जाएगा। उन्होंने उज़र किया था कि इस वक्त उनका दिमाग कुछ हाजिर नहीं है, गोया ये जिक्र उन्हें नापसंद था। दिमाग तो वाकई इनका हाजिर नहीं रहा होगा। इसकी बाद नवाब की तरफ से कुछ और कहने सुनने की क्या गुंजाइश रह जाती थी। रात के खाने पर दोनों की मुलाकात हुई तो भी मौलवी साहब ने हमारा कोई जिक्र नहीं किया, न पता हासिल करने के लिए बेचैनी जाहिर की। खाने के बाद वो कुछ वक्त इधर उधर की बातों में गुजारते थे। उस रात मौलवी साहब जल्द ही ख्वाबगाह में चले गए।
अपनी किसी अधूरी किताब की तकमील का उज़र करके। दूसरे दिन नवाब अपने एक हिंदू दोस्त की शादी में सिकंदराबाद गया हुआ था। उसकी वालदा घर ही में थी और आराम कर रही थी। मामूल में रखनंदाजी से नवाब की वालदा को जहमत होती। किसी मुलाजिम के सामने यही दलील सफ़र बनाए हुए मौलवी साहब कोरा के साथ चुप चुपाते खुरम मंजिल से रुखसत हो गए थे। 17-18 रोज़ बाद दूसरी बार जब मैं और पीरू नवाब के यहाँ गए तो उसने ये सारा अहवाल हमें बताया। वो बहुत अर्जुदा था कि जाने इसके कौन से नारवा और नजेबा सलूक ने मौलवी साहब को कबीदा खातर कर दिया। वो इस तरह घर छोड़कर क्यों चले गए। दोबारा मौलवी साहब की आमद से वो कतन ना उम्मीद हो चुका था। मुझे याद है उसने कहा था जो इस तरह जाते हैं वो लौट के नहीं आते। मगर नवाब मौलवी साहब के यूं अचानक घर से चले जाने की वजह कुछ और समझता था। उसके बकौल उसने एक बार ज़िनान खाने में कोरा की झलक देख ली थी। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसके चेहरे के बदलते रंग मोतरफ थे। कोरा को देख के इसकी आंखें खैरा हो गई होंगी। बेशुमार परी मिसाल माहजमाल लड़कियों के बाद उसकी माँ की निगाहें भी कोरा पर ठहर गई थी और उसने अपने खुशरो हु फर्जंद के लिए मौलवी साहब से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। नवाब के लिए अपने हम हैसियत ख़ानदानों की क्या कमी थी। नवाबों को ख़ानदान और खून वगैरह का भी बहुत ख्याल होता है। उनकी नज़रों में तो सिर्फ जाहो खशमत वाले ही असील होते हैं। उन्हीं का खून सबसे आला होता है। नवाब और उसकी माँ से मौलवी साहब की हालत भी ढकी छुपी नहीं थी। रिवायत से इनहराफ की वजह सिर्फ कोरा थी। वो है ही ऐसी, उसका नज़ारा तो किसी तिलस्म के मानित है जो भी उसे देखने का असीर हो जाए। जैसा कि कहते हैं उसका मुजस्समा बनाते हुए खुदा को बहुत फुर्सत होगी। खुदा ने उसे फूलों से, रेशम से, कांच से और शहद से बनाया था। नवाब इस गुमान में था कि तल के खातर और वज़ा मुरवत का मामला है। इनकार की जुरत मौलवी साहब में नहीं थी, इसलिए इनके पास फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा था। पीरू ने नवाब के इस तासुर की तरदीद नहीं की थी। उसकी वालदा ने कोरा को अपनी बहू बनाने के लिए मौलवी साहब से बात की थी, तो ये मुराद नहीं थी कि अभी इसी वक्त ये काम अंजाम पा जाए। मौलवी साहब कुछ मोहलत ले सकते थे। ऐसे मौक़ों पर दसियों बहाने तराश लिए जाते हैं। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, ये मैं जानता था और पीरू भी जानता था कि मौलवी साहब के इस तरह रुपोश हो जाने का असल सबब क्या है। हमने वो घर देख लिया था जहाँ मौलवी साहब की बाजियाबी का इम्कान था। वो यानी शाहिद थे कि मैंने बुरी निगाह रखने कोरा पर दस्त दराजी करने वाले 2 आदमियों का कलकत्ते में दरियाए हकली के किनारे खून कर दिया था। मोटर अंधेरा चीरती हुई मुतवाज़न रफ्तार से आगे जा रही थी। तेज़ रोशनी में दूर तक का रास्ता साफ हो जाता था। बहुत कम तादाद में मुकाबिल से आती हुई मोटरों, बैलगाड़ियों और साइकिल सवारों से हमारा सामना हुआ और एक मोटर, 2 लारियों, 2 ट्रकों के सिवा किसी गाड़ी ने हमें अबूर नहीं किया। विठल और नवाब खामोश हो गए थे। दोनों अपने अपने तौर पर आने वाली सातों के हाके बना रहे होंगे। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी मेरी रगों में रेंगती ससराती चूंटियां भी बढ़ती जाती थी। कभी ऐसा लगता कि ये सब कुछ एक ख्वाब है, इससे सिवा और इसके सिवा कुछ नहीं। कभी दिल इतने जोर से धड़धड़ाने लगता कि सारा वजूद लर्ज जाता। नवाब ने आगे भी मौलवी साहब से मुतालिक कोई बात नहीं की। नवाब को मालूम था कि हमारी आमद की खबर सुन के मौलवी साहब का क्या हाल हुआ था। वो बेदम हो गए थे। नवाब ही ने हमें बताया था कि उन्होंने कैसी सर्द महरी और बेहिसी से उसे जवाब दिया था। ना उन्होंने नवाब से हमारा पता हासिल करने में कोई दिलचस्पी जाहिर की थी। ऐसी सूरत में नवाब को मौलवी साहब के रंजो बरहमी की फिक्र क्यों नहीं है। उसे तो हमसे ज़्यादा मौलवी साहब का हमदर्द होना चाहिए। मुमकिन है इसके दिमाग में ये आया हो कि एक बार आमना सामना हो जाने से मौलवी साहब के दिल का गुबार निकल जाएगा। मुबादा नवाब इस नेकी का अर्जुमंद हो कि कुछ इस तरह 2 अजीज़ों के दरमियान बरसों की तलखी ख़त्म हो सकती है। नवाब के कहने के मुताबिक मौलवी साहब ने हमारी आमद का सुन के कोई तबसरा नहीं किया था। असल बात तो वो भी बता नहीं सकते थे। मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा कहने से उन्हें नवाब के तजस्सुस की अफजूनी का खदशा होगा। शायद इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मगर इस खामोशी पर बारीक भी नवाब को कैसे करार आ गया। यकीनन उसे कुछ और जानने की बेआरामी होनी चाहिए कि कहीं कोई और गिरा तो नहीं। मौलवी साहब आखिर इन लोगों के साथ बिलमुशाफा मुलाकात से क्यों गुरेजा हैं। मेरे नाम पर नवाब के बकौल मौलवी साहब के चेहरे का रंग क्यों बदल गया था। नवाब पहली पहली बूझने के लिए हमें मौलवी साहब के पास न ले जा रहा हो। उसे अंदाज़ा है कि मौलवी साहब इसके सामने ज़ुबान खोलेंगे, ना हम कुछ बता पाएंगे। मौलवी साहब ने कोरा को नरजिस बानो के नाम से मुतारिफ कराया था। नुक्ता संज नवाब को नरजिस बानो और मौलवी साहब की बेटी की निस्बत पर भी शुबा होना चाहिए। इसने इन दोनों में मुमासलतें ज़रूर तलाश की होंगी और नतीजे में इसके ज़हन रसाक के इंतशार में इजाफा हुआ होगा। मौलवी साहब ने खुर्रम मंजिल में रहने की बजाय इतनी दूर वीराने को क्यों तरजीह दी है। इसकी एक तो ये वजह हो सकती है कि इतने लंबे अरसे तक बसते उजड़ते बसते उन्हें थक जाना चाहिए। अब उन्हें सुकून की बहुत ज़रूरत होगी। दूसरे एक और अंदेशा था, किसी भी वक्त अचानक नवाब के घर हमारे आ धमकने का खतरा भी इन्हें लाहक होगा। हो सकता है इधर नवाब ने हमें खत लिखा हो और उधर हिफ्ज़ मतकद्दम के तौर पर उन्हें ज़मीनों वाले मकान पहुंचा दिया हो। किसी तरह खुर्रम मंजिल में इनकी मौजूदगी की भनक हमें मिल गई तो न जाने हमारे सर में क्या सौदा समा जाए। पहले मैं और पीरू आए थे, अब के मेरे हिमायतों की तादाद दुगनी भी हो सकती है। कोई बाइद नहीं कि हम कैसा फील मचाएं। हमारी तरफ से कई सवालों के मस्बत जवाबात के बाद ही नवाब ने हमें मौलवी साहब के पास ले जाने का फ़ैसला किया है। नवाब की गुज़िश्ता रात और आज सुबह की
या बगोई का भी यही मकसद हो सकता है। ड्राइवर से चूक हो गई। सामने से आने वाली लारी ने ड्राइवर को मोटर एक तरफ करने पर मजबूर किया। सड़क के किनारे गड़ा था। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही एहतियात की। इतने किनारे होने की जरूरत नहीं थी। गड़े में मोटर जोर से उछली, मगर शुक्र है कि निकल गई। इस उस्ताद ने हम सबको जेरो जबर कर दिया।